और स्वागत आप सभी का जेके 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में। जी हां, वो आंगनबाड़ी केंद्र जो कि प्रदेश को सशक्त बनाने में काफी एक मजबूत स्तंभ की तरह काम करते हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर फोकस कर रही है। उनका ये मानना है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी उनका जो ध्यान है वो बेहद महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसी को सेंटर में, इसी को फोकस में रखते हुए अब आंगनबाड़ी केंद्रों की जो भूमिका है उनको महत्वपूर्ण मानते हुए एक बार फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जा रहा है, उन पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन साथ में मिलकर के उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, जो प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला भी है, कानपुर पहुंचे, जहां पर करीब 75 जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको जो शिक्षा किट थी और जो तमाम जरूरी आंगनबाड़ी से संबंधित सामान है वो दिए गए। आंगनबाड़ी को सशक्त करना मतलब प्रदेश को एक मजबूत स्तंभ के रूप में उन बच्चों को, उन युवा पीढ़ी को देना जो कि आगे चल के प्रदेश का भविष्य साबित होंगे। सकारात्मक पहल सरकार की, जिसकी सराहना की जानी चाहिए कि ऐसी योजनाएं काफी ज्यादा और काफी मॉनिटरिंग के साथ सामने आनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी बनता है, जितनी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, क्या हम आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी जैसे तमाम जो 5 या 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, जिनमें हम उनका पोषण, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, इन सब बातों का ध्यान देकर के चलते हैं, ये कार्यक्रम कितने सफल हो पाते हैं? क्या सिर्फ लोकार्पण और उसके बाद बनाई गई नीतियां जिनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि ये कागजों तक सिमट के रह जाती हैं, क्या ये कार्यक्रम भी वहीं तक रह पाते हैं या फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? और इसके अलावा अगर ऐसे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग काफी अच्छी तरीके से की जाए तो सारे लूप होल्स क्या इन कार्यक्रमों के ठीक किए जा सकते हैं? इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सशक्त आंगनबाड़ी, मजबूत प्रदेश। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। सपा की तरफ से हमारे साथ वरुण शंकर जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। उषा मौर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप महामंत्री हैं आंगनबाड़ी कार्यकृति एसोसिएशन की। बहुत स्वागत आपका उषा जी। और साथ ही हमारे साथ इंदु वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं इस एसोसिएशन की। बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में आलोक जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आनंदीबेन पटेल के साथ उन्होंने आंगनबाड़ी जो तमाम केंद्र हैं उनकी भूमिका फिर से एक बार साधने की कोशिश की है, कायाकल्प करने की कोशिश की है, सकारात्मक और बहुत अच्छी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआत इससे, क्या कहेंगे आप इस पहल के बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको समझ सकती है कि अगर राज्यपाल भी अगर कहीं अगर मौजूद हों और मुख्यमंत्री भी किसी एक एरिया में मौजूद हो, अगर आंगनबाड़ी का कोई कार्यक्रम हो, वहां पे लोगों की मौजूदगी हो, तो सरकार कितनी गंभीर है और इस बात का अंदाजा आप लगा सकती हैं। लगातार योगी सरकार जैसे 5 साल से आई है, पिछले 4 साढ़े 4 साल हमारा वक्त बीत चुका है, उसने कोशिश की है कि चीजों को बेहतर बनाया जाए, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थितियां हों। और एक मुश्किल भी आई, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शक नहीं कि कोविड का एक महाकाल भी हमारे सामने आया, एक महामारी भी हमारे सामने आई, लेकिन इसको काबू भी हमने इसी पूरे ढांचे के साथ की, पूरे जो हमारा ढांचा था गांव के स्तर तक, उसके साथ इसको हमने काबू किया है। तो कुल मिला के जो सारी संरचना है उसको बेहतर करने की कोशिश लगातार योगी सरकार ने की है। अब जब हम थोड़ा कोविड से आजाद हुए हैं तो जो दूसरी चीजें जिस पर ध्यान हमारा कम जा पाया उस पर भी हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से, AKTU से आंगनबाड़ियों को जोड़ना, उसके जो कॉलेजेस हैं उसके साथ आंगनबाड़ी को जोड़ना एक अपने आप में शानदार पहल है। और निश्चित रूप से अगर हम पूरे प्रदेश में इसको ठीक तरीके से लागू कर सके और जो हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चों की शिक्षा है उसमें आमूल परिवर्तन उम्मीद करते हैं अच्छी पहल और ज्यादा से ज्यादा जो वर्ग है 0 से 5 या 6 साल की उम्र तक का, वो इससे जुड़ पाए। हमारे साथ खुद आंगनबाड़ी की तरफ से 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। उषा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं।
एक बड़ा क्राइटेरिया इस बात को समझने का भी है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें हम किस जगह पे खोलें, क्योंकि अगर हम सही स्वास्थ्य, उनको पोषण मिले, उनको शिक्षा अच्छी मिले, इस लिहाज से देखें तो लोअर मिडिल क्लास और जो रूरल एरियाज़ हैं उनको आंगनबाड़ी के तहत लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लगता है कि आंगनबाड़ी केंद्र इन्हीं जगहों में हैं, सक्रिय हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं? जी, आंगनबाड़ी केंद्र तो हैं उस जगह पर, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आंगनबाड़ियों के पास आती है, आंगनबाड़ियों को भवन नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्रों में भवन किराया बहुत लो है, जिसकी वजह से कोई भी शहर में अच्छी जगह पे एक जगह नहीं ले पाता है, और बहुत छोटी छोटी जगह मिलती जहां हम बच्चों को नहीं बुला सकते हैं जी। और बहुत सारी इस तरह से छोटी छोटी परेशानियां थी, क्योंकि हमें विभाग के द्वारा कोई भी बजट सही समय पर नहीं मिल पाता है। जब हमारे पास सही समय पर एक भवन किराया नहीं मिलेगा, जब किराया नहीं मिलता है तो हम कैसे एक भवन लेंगे और कैसे हम सेंटर चला पाएंगे। और रही बच्चों के लिए जो योजना होती है, वो आंगनबाड़ियों ने इस कोरोना काल में फील्ड पे जा जाके, जबकि उनको किसी भी तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है, फिर भी उन्होंने बच्चों के घर जा जाके उनको जो भी लाभ सरकार द्वारा दिया गया है, आंगनबाड़ियों ने घर तक पहुंचाया है। और इस कोरोना काल में न जाने कितनी आंगनबाड़ियों की मृत्यु भी हुई है, जिसका सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को देखना भी कि कोविड काल में कितने ज़्यादा एक्टिव रहे हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनकी समस्याएं कितनी ज़्यादा हैं। वरुण जी भी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, चर्चा में उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। वरुण जी, एक बड़ा प्रश्न इस बात का बनता है कि जितनी बेहतर तरीके से योजनाएं शुरू की जाती हैं, उनकी तमाम नीतियां बनाई जाती हैं, उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या योजनाओं की मॉनिटरिंग करना होता है कि समस्या क्या आ रही है, जिस लक्ष्य को लेकर के चले थे हम वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितना हमारा लक्ष्य था उसे कितने प्रतिशत हम प्राप्त कर पाए। मॉनिटरिंग कितनी जरूरी मानते हैं आप? ऐश्वर्या जी, देखिए 5 साल हो गए हैं भाजपा सरकार को, और नीतियां जो इनको बनानी थी, जो इनका संकल्प पत्र था, तो 2017 में किया गया था। 2017 में इनकी पॉलिसीज बनी थी। अब 5 साल बाद अब अगर कोई नई स्कीम निकलती है तो वो केवल एक जुमला होता है। कब वो स्कीम निकलेगी, कब वो टेंडर निकालेंगे, कब वो पास होगा, कब इंप्लीमेंटेशन होगा, कब उसकी 5 साल में कोई नया कानून या कोई नया पॉलिसी थोड़ी नहीं लग जाती। जो पॉलिसी लानी होती है वो संकल्प पत्र के द्वारा लाई जाती है, और 2017 में जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उसकी अब आप रिपोर्ट कार्ड बना लीजिए, अब देख लीजिए कितना काम हुआ है। तो उसमें से एक स्मार्ट सिटी का नाम नहीं गिना पाएंगे, 10 अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की बात हुई थी, यूनिवर्सिटीज की बात हुई थी, एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं गिना पाएंगे। इन्होंने इतने सारे वादे किए थे, इन्होंने केवल हवाई मार्केटिंग की है कि इन्होंने कोई जमीनी हकीकत पे कोई काम नहीं किया था। फिर कोरोना की आड़ में छुपने की पूरी कोशिश की जाती है। कोरोना 2020 में आया और उसमें इन्होंने बोला किस तरीके से मैनेज किया गया था। अरे क्या ये भूल गए किस तरीके से गंगा में लाशें तैर रही थी, किस तरह से लोग मारे मारे घूम रहे थे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की क्या हालत थी वो पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, क्योंकि इधर के मुख्यमंत्री चले गए थे बंगाल में चुनाव लड़ने। इधर इनकी प्राथमिकता इधर थोड़ी नहीं है, इनकी प्राथमिकता क्या है? इनकी प्राथमिकता किसी तरह से नाम बदल दिया जाए, किसी तरीके से सीबीआई रेड बैठा दी जाए, आवाज बंद कर दी जाए। इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और मैं कुछ आंकड़ों पे बात करना चाहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने इस बजट में आप देख लीजिए 13.3% इन्होंने एक्सपेंडिचर दिखाया है टोटल बजट का, जो एवरेज स्टेट बजट जो रहता है पूरे भारतवर्ष में वो 15.5% रहता है, उससे भी कम है। एजुकेशन सेक्टर में पीछे ही थे। प्लस मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट डेटा है, टोटल उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं 1,37,000, उसमें से केवल 4% है जिसमें कंप्यूटर की सुविधा है, और उसमें केवल 2% है जिसमें इंटरनेट है। और बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन ठप है। अगर कोई एजुकेशन में किसी ने बढ़ाने का काम किया था वो समाजवादी पार्टी ने किया था। जो लैपटॉप तब बांटे थे, जो लैपटॉप वितरण हुआ था, 15 लाख लैपटॉप बांटे थे, वो लॉकडाउन में आज तक काम आते हैं। जब लैपटॉप खुलता है तो उसमें माननीय अखिलेश जी और नेताजी की फोटो आज तक चमकती है। जनता को पता है इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला था इंटरनेट देंगे, मोबाइल फोन देंगे, कहीं नहीं पता। एक स्मार्ट सिटी का नाम पता ठीक है वरुण जी, आप प्राथमिकता की बात करते हैं कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, और हमारे साथ जो उषा जी थी उन्होंने अपनी थोड़ी समस्याएं भी गिनाई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या क्या समस्याएं आती हैं। आलोक जी, आपके पास में आऊंगी। ऐसी योजनाएं जब शुरू की जाती हैं तो कितना जरूरी आप मानते हैं कि युद्ध स्तर पे इस बात पे भी नजर रखी जाए कि वो योजना सही तरीके से चल रही है या नहीं? इस वक्त हाथरस से खबर है जो सबसे महत्वपूर्ण समझने योग्य कि हाथरस में किस तरह जो बाल विकास योजना का दफ्तर है वहां पे जब मीडिया वाले पहुंचे, क्योंकि लगातार ये खबर थी कि एक हफ्ते में 2 बार वहां से पुष्टाहार और सामान जो बच्चों के लिए खाद्य सामग्री आती है वो चोरी हुई थी।
तो जब मीडिया टीम इस बात का जायजा लेने पहुंची तो बाल विकास परियोजना के दफ्तर के ही पीछे कूड़े के ढेर में दाल के पैकेट्स दबा करके जला दिए गए, जो कि नहीं जल पाए और उनकी तस्वीरें सार्वजनिक हो गई, वीडियो भी सामने आ गए। तो इस तरह से परियोजनाएं जब चलेंगी तो लगता है आपको कि परियोजना शुरू करने से पहले उसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम बनाना, उसकी मॉनिटरिंग की ओर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी रहेगा? बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और जो हालात पिछले कुछ दिनों में बीते हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे साथी पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि 4-4.5 साल में अखिलेश यादव ने कोविड पीरियड में क्या कुछ किया, किसी इलाके में गए क्या वो बहुत अभी लैपटॉप मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अब आप बात सुन तो लीजिए मेरे भाई, अब आप आराम से शांति से बात सुन लीजिए, वो पूरा बोलने दिया मैंने आपको। आपने कहा कि लैपटॉप बांट रहे थे, उसमें अखिलेश यादव जी का चेहरा चमक रहा था, मुलायम सिंह जी का चेहरा चमक रहा है। किस तरीके से उसमें करप्शन हुआ कौन भूल सकता है? वो एक डाटा निकल के आया है, कभी हमारे साथी देखना चाहें तो गूगल में सर्च करके देख लें। आधे से ज्यादा कंप्यूटर तो क्षेत्र में गए ही नहीं, बटे ही नहीं, कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। इसीलिए शायद उन्होंने एक नारा दिया था, काम बोलता है, जनता ने सुन लिया, दाम बोलता है, और अखिलेश यादव टीम से बाहर घूम चले गए। बड़ी बड़ी बातें करना दूसरी बात है, बेशक इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, जिम्मेदारी योगी सरकार की, और योगी सरकार पूरा काम कर रही है। जो कमियां हैं वो हम देख रहे हैं। कोविड की अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी योगी जी ने ही कहा था कि अगर हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, अगर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चले जाएं तो कुछ हालात और बेहतर हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के साथी एक भी जगह कहीं नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हर जगह पे गए। इसीलिए जो आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, महामारी से आपको निजात मिली है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह कहीं ना कहीं जो हमारा शानदार काम है वही है। अच्छा। दूसरी चीज जो आपने ऐश्वर्या जी बहुत शानदार सवाल किया कि निश्चित रूप से जो है मॉनिटरिंग की बहुत महामारी के बाद ये शुरुआत की कदम है वो बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ और आंगनबाड़ी की तरफ से उषा मौर्य जी भी जुड़ी थी, इनसे हमने बातचीत की। इंदु वर्मा जी के साथ भी बातचीत कर लेते हैं। इंदु जी, एक बहुत बड़ी समस्या इस बात की भी है कि आंगनबाड़ी के जरिए बच्चों तक न्यूट्रिशन पहुंचाने की बात कही जाती है, पुष्टाहार पहुंचाने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर तमाम समस्याएं आती हैं बच्चों तक वो आहार पहुंचने में। और क्या उन तक पुष्टा आहार पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ आहार बन के तो नहीं रह जाता है, इस तरह की समस्याएं भी बहुत ज्यादा आती हैं। आप किन किन तरह की परेशानियां का सामना करती हैं? क्योंकि मैं फील्ड में काम करती हूँ, मुझे पता है कि किन समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ रहा है। सरकार जिस तरह से बात करती है सशक्त आंगनवाड़ी की, उसको माँ यशोदा का तुलना दिया गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोरोना काल में कैसे हमने उस चीज को वितरण किया। ठीक है, हम घर घर तो चीजों को राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी हमारे ऊपर देखना चाहा? एक महिला कब सशक्त बनती है? हम आर्थिक तौर से कितने कमजोर हैं, कभी आपने उस चीज को गौर ही नहीं किया। आप बड़े बड़े वादे तो हमसे कर दिए, ठीक है, आप अपने घोषणा पत्र में हमको डालते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं उन चीजों को पूरा करना। तो मैं ये चाहूंगी कि पहले तो सरकार देखे कि आंगनवाड़ी सशक्त कैसे होगी। फील्ड में रही बच्चों के पहुंचाने की बात, तो जितनी मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी के ऊपर की जाती है तमाम तरीके के, आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं कम से कम 15 विभागों का कार्य कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगी, राशन कार्ड ऑफिस हो, BLO की ड्यूटी हो, ये सारी ड्यूटी आंगनवाड़ी करती है। उसके बाद आप बात करते हो कि बच्चों का पोषण सही करो, अरे पहले आंगनवाड़ी की तो बात बताओ कि आंगनवाड़ी को करना क्या है। आंगनवाड़ी अगर अपने ड्यूटी से एब्सेंट पाई जाती है तो उसको दूसरे विभाग का अधिकारी आकर के दंडित करके चला जाता है। आंगनवाड़ी से सिर्फ आंगनवाड़ी के कार्य करवाए जाए। मैं सरकार से अपील करूंगी कि इस चीज पर गौर करे कि आंगनवाड़ी सिर्फ पोषण के लिए बनाई गई थी, शिक्षा के लिए बनाई गई थी, तो इनको दो ही चीजों पर इनको आप ध्यान दें, ना कि अन्य विभागों में आंगनवाड़ियों को आप जोड़ दें। अन्य विभागों को जोड़ने की वजह से बच्चों के पोषण पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग का कार्य 3 बजे तक है, लेकिन रात के 8 बजे तक आंगनवाड़ियां कार्य करती हैं। बच्चों को पोषण के लिए हमसे कहा जाता है कि आप बच्चों का वजन लेकर के आइए, आप बच्चों की लंबाई लेकर के आइए। हम लोग अन्य विभागों के कार्य करने के बाद आंगनवाड़ी का भी कार्य करके देते हैं, लेकिन हमारे सशक्त करने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। ठीक है आलोक जी, मैनेजमेंट की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत समस्या निकल करके सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल महीने भर पहले की वो भी खबर थी जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए फोन खरीदे जाने थे और उसे लेकर के मंत्री और विभाग की प्रमुख सचिव आमने सामने थे। हाल फिलहाल की वो खबर जब आंगनबाड़ी की जो भर्तियां थी वो आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर उलझ गई और भर्तियां नहीं हो पाई। तो लगता है आपको, और जितनी समस्या इंदु जी ने गिराई, मैनेजमेंट की यहाँ पे समस्या ज्यादा दिख रही है?
नहीं है इस बात से कि कुछ समस्याएं निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो कार्यकर्ता वहाँ काम करते हैं, जो महिलाएं वहाँ काम करती हैं, उनकी होंगी। तो मुझे लगता है कि वो अगर सही जगह पे मुद्दा उठाएंगे, चाहे अगर उनकी लोकल प्रशासन का कोई मसला होगा तो लोकल प्रशासनिक अधिकारियों के पास वो मसला उठाएंगे तो उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। निश्चित रूप से और भी कुछ समस्याएं होंगी तो वो सरकार के सामने उठाएंगे और शासन के सामने भी वो सारी बातें आती हैं। और ये सब जो सारी कवायद हुई है, जो कानपुर में आज जो विश्वविद्यालयों को जोड़ने का काम हुआ है आंगनबाड़ियों से, उसकी चिंता करने का काम हुआ है, उसकी वजह कहीं ना कहीं यही है। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। विश्वविद्यालयों को भी अगर उससे जोड़ा जा रहा है तो केवल इसीलिए जोड़ा जा रहा है ना कि जो शहरी सुविधाएं हैं वो ग्रामीण इलाकों में पहुंचे। आज हम थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए बैठे हैं शायद कि अगर इस तरीके से विश्वविद्यालय अगर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े तो किस तरीके के परिवर्तन आएगा, किस तरीके की तब्दीली आएगी। तो मुझे लगता है कि आज ये निजी जो समस्याएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनको दूर करने का भी सतत प्रयास होता है, किस तरीके से उनको संसाधन से युक्त किया जाए, किस तरीके से उनकी जो दूसरी दिक्कतें हैं वो दूर किया जाए। प्रशासनिक स्तर पर भी अगर कोई दिक्कत होती है, निश्चित रूप से उनके पास अधिकार होता है, वहाँ के कलेक्टर से वो अपनी बात कह सकती हैं और कलेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो उन चीजों को खत्म करे। और अगर किसी वजह से कोई और भी दिक्कत आती है तो शासन भी इसको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जो व्यापक परिप्रेक्ष्य की बात है, वो कहीं ना कहीं बच्चों की बात है। जो ग्रामीण इलाके के छोटे बच्चे हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो शहरी इलाकों के बच्चे हासिल कर लेते हैं अपनी सुविधाओं की वजह से, अपने घर बार की वजह से और शहरी इलाकों में होने की वजह से। उन बच्चों को भी हिंदुस्तान की विकास से जोड़ा जा सके, उनको बेहतर नागरिक बनाया जा सके, उनको जो सारी सुविधाएं हैं बच्चों के विकास के लिए वो उनको मुहैया कराई जा सके, उसकी भी चिंता सरकार कर रही है। ये बड़ी बात है। आज कानपुर में अगर मुख्यमंत्री जी भी वहां मौजूद थे, राज्यपाल भी वहां मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है इस आंगनबाड़ी के मसले को भी हम गंभीरता से ले रहे हैं। छोटी बहुत समस्याएं जो हमारी साथी बैठी थी और अपनी बातें कह रही थी, निश्चित रूप से उन पर भी सरकार का चिंतन है, सरकार उस पर भी गौर कर रही है। और जिस तरीके की समस्याएं होंगी वो लोकल कलेक्टर भी उनकी दूर करेंगे, अगर उनकी अपने इलाके की दूर करेंगे। अगर सरकार आंगनबाड़ी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है, उनका कायाकल्प करने की बात कहती है और आप ये कहते हैं कि कोई भी समस्या हो उससे लेकर के आप जरूर पहुंचे उच्च अधिकारियों तक। उषा जी से पूछ लेते हैं, उषा जी आप लोग को इतनी जो समस्याएं आती हैं, आप लोग अपनी समस्याएं किसको कह सकते हैं, और अगर आपने कभी कहा है तो क्या उसका नतीजा, क्या उसका फीडबैक आया है? इतने सालों से हम लोग लेटर बना के डायरेक्टर से लेके प्रमुख सचिव से लेके मुख्यमंत्री तक भी मिले हैं, अपनी समस्याएं अवगत कराए हैं, लेकिन वो समस्या धरातल पे कभी हो ही नहीं पाती है। हम सिर्फ लेटर, एक टेबल से दूसरे टेबल तक सिर्फ लेटर ही जाता है। आंगनवाड़ी जब खुद नहीं किसी लायक है, आंगनवाड़ी का मानदेय मात्र 5500 रुपए है। आंगनवाड़ी फील्ड पे पोषाहार सेंटर तक पहुंचाने में और बांटने में उसका अपना संसाधन लगता है, अपना पैसा खर्च होता है, और वो खुद इतना कम पाती है कि वो अपने बच्चों का विकास नहीं कर पा रही तो क्षेत्रीय बच्चों का कैसे विकास करे। क्योंकि आंगनवाड़ी जब खुद एक जगह पर होगी, खुद सक्षम होगी, तब वो बच्चों के लिए कर पाएगी। ना सही से व्यवस्था है और सरकार का ध्यान तब आता है जब चुनाव पास में आता है। जब तक 4 साल पूरा बीत जाता है, हम सिर्फ टेबल और सिर्फ टेबल ही घूमते रह जाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मुझे कहने का मौका मिला है कि सरकार ने हम लोगों को अपने घोषणा पत्र में कहा था 120 दिन का वक्त दिया था, और 120 दिन कब चले गए हमें पता ही नहीं चला। और अब चुनाव पास में आ रहा है तो योजनाएं तो बहुत आती पर वो धरातल पर हो नहीं पाती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ वरुण जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, समस्याएं सुनी आपने, समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, विपक्ष कितना इन मुद्दों को उठाता है? धन्यवाद कहना चाहता हूं उषा जी का और इंदु जी का कि इन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी और इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से बीजेपी बनाने का काम करती है। क्योंकि दूसरे टेबल पर इधर पर्चे चलते रहते हैं और टेबल टेनिस खेलते रहते हैं, और जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में बेवकूफ बनाया जाता है, उसी तरीके से इधर आलोक जी ने बोल दिया कि हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे, उस पर आगे कार्रवाई होगी, प्रशासन करेगा। क्या हकीकत होती है वो उषा जी ने और इंदु जी ने साफ स्पष्ट कर दिया और हमें परिचित कर दिया है कि जमीनी हकीकत क्या है। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता इधर आके हवाई बातें फिर करने लगे कि ये प्रशासन देखेगा, नई नीति आएगी, तो यही काम है इनका, जमीनी हकीकत से दूर जा रहे हैं। अगर समाजवादी की बात करें तो उन्होंने देखे किस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए 10-90 में काम किया, 10-90 किस तरीके से कन्या विद्या धन दिया गया है, और आज के जमाने में आप बात कर लीजिए तो हाथरस हो रहा है, उन्नाव कांड हो रहा है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है वो सबको पता है। और केवल विपक्षी नहीं, इसमें पत्रकारों को भी किसी तरह से समेटा जा रहा है कि उनकी भी आवाज उठने ना दिया जाए। किसी के यहाँ सीबीआई रेड पड़ जाती है,
तो पता नहीं है कहां पे बात कर रहे हैं सबके साथ सबके विकास की, क्योंकि किसी का साथ किसी का विकास नहीं है। इधर हमारे सामने आपके स्टूडियो में बैठी महिलाएं साफ स्पष्ट रूप में बता रही हैं कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। और अशोक जी क्या बता पाएंगे कि 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जब कुछ नहीं हो सका तो आज से क्या हवाई दावे कर रहे हैं? इनके दावे खाली किताबी हैं, इनका कुछ हकीकत में थोड़ी नहीं हुआ है। जो काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है और अब आने वाले समय में फिर समाजवादी पार्टी आ रही, क्योंकि अखिलेश जी हैं जिन्होंने एक एक जिले में दौरा किया है, महिला सुरक्षा को सबसे प्रथम ऊपर रखकर उन्होंने काम किया है। और आंदोलन चाहे वो महिलाओं के लिए हुआ, अभी 69,000 इधर नौकरी और शिक्षक मित्रों की जो नौकरी थी उसमें जो घोटाला हुआ है उसके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, साइकिल रैली हुई है। और अभी देखिए आलोक जी अब आप बबूला हो जाएंगे किसी तरीके से, आप बबूला नहीं हो जाएंगे। इलेक्शन आते ही सरकार के कामों में तेजी आ जाती है, इलेक्शन आते ही तमाम जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं। ऐसे आरोप सरकारों पर लगते रहे हैं और अब विडंबना की बीजेपी भी इन आरोपों से अछूती नहीं है। पिछले एक हफ्ते के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की पूरी फहरिस्त अगर हम देख लें तो जिस तरह से बाल सेवा योजना की उन्होंने शुरुआत की, फिर जिस तरह से शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे, लगातार कार्यक्रम, नई चीजों का शिलान्यास, उसका एक दौर सा शुरू है। जनता ये क्यों ना कहे कि जब इलेक्शन में 6 महीने रह गए हैं तब आपके कार्यों में इतनी तेजी आई है। नहीं ऐश्वर्या जी, आपके सोचने का तरीका ये हो सकता है, लेकिन अगर योगी जी की कार्यशैली आप देखिए तो उस समय उस पीरियड में जब कोविड पीरियड था उस समय भी आप उनको सड़कों पर देखिए, खुद वो कोविड पॉजिटिव हो गए, अस्पताल में रहे, लेकिन जैसे ही वो कोविड निगेटिव हुए, जैसे ही डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक हो गए हैं, उसी दिन एक रोज भी एक क्षण भी लेट हुए बिना तो जिलों में निकल गए। तो ये योगी जी की कार्यशैली है, लगातार वो काम करने की कार्यशैली है। उसके बाद दूसरों को आप देख लीजिए, अभी गुणगान कर रहे थे हमारे साथी अखिलेश यादव को, 4.5 साल में कहीं दिखाई पड़े आपको? पहली बार आपको अभी किसी इलेक्शन का समय है, अभी वो उन्नाव गए थे, कांग्रेस की प्रियंका गांधी को आपने देखा, 1.5 साल किस कोने में चले गए, किस आधार में चले गए, किस सुरंग में चली गई सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, किसी को पता चला? तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जरा दूसरी है। यहाँ लोग लगातार काम करते हैं। हमारा जो संकल्प पत्र था 5 साल का, जो हमने वादा किया था, उन सारे वादों को हम अभी 4-6 महीने हमारे पास और बचे हैं, सारे वादों को एक वादों को धरातल पर निकाल के आएंगे। बीच में मत टोकिए मित्र, बीच में मत टोकिए। बीच में अगर मैं बीच में टोकने लगूंगा आपको मित्र तो आप भी चुप हो जाएंगे, तो मत बोलिए। अपनी पूरी बात करने से पूरा मौका है आपके साथ। एक काम तो ठीक है सब्जी मंडी आलोक जी, एक और बनना चाहिए। अभी बात पूरी कर लीजिए, मुझे एक और प्रश्न आपसे लेना है आलोक जी। नहीं, इस तरीके से बात नहीं हो पाती ना कि अगर आप बीच में टोकेंगे। हमने आपको बोलने दिया, जो आपने बोला अपनी पूरी बात बताई, सारी बातें झूठ थी, मैं सुन रहा था बड़े करीने से। आप कह रहे थे काम बोलता है, क्या काम बोल रहा था आपका साहब? काम बोल रहा था, कौन सी आपने पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का घर बना रखा था। अभी कहना तो कौन नहीं। आलोक जी, इस पक्ष की बहस के बीच एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये घर बना कर सौंप दिया था। आलोक जी, एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये, हम आंगनबाड़ी भूमिकाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो नए बच्चे पैदा होंगे उनकी जन्म दर भी बहुत ज्यादा होगी। और उत्तर प्रदेश 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर में भी भारत में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। इन सब चीजों को अगर हम लेकर के चले तो ये देखेंगे बहुत बड़ी परियोजनाएं हमको इसके लिए चाहिए और फिर एक बड़े स्तर पे मॉनिटरिंग भी चाहिए। लगता है आपको उतने बड़े स्तर पे आप पिछले 5 साल में करने में कामयाब रहे हैं? आलोक जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये सवाल आप इससे लाइट चली गई होगी मैम, लाइट चली गई होगी उधर। जी माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन पाया मैं, आपकी आवाज सुन नहीं पाया मैं। जी ऐश्वर्या जी, आलोक जी, मेरा प्रश्न ये था, उत्तर प्रदेश आबादी बड़ी, यहाँ पर जो बच्चों का जन्म दर है वो सबसे ज्यादा, लगता है आपको इतनी आबादी को पोषित करने में, विशेषकर बच्चों को, सफल हो पाई है सरकार पिछले 5 साल में? बिल्कुल शानदार काम किया है और ये सवाल मुझे नहीं लगता कि मुझसे करना चाहिए। ये सवाल तो इसका जवाब तो मुझे लगता है कि जो लगातार नतीजे निकल के आ रहे हैं, 2014 में लगातार हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, चाहे 2014 की बात कर लीजिए, 2017 की बात कर लीजिए, 2019 की भी बात कर लीजिए,
2021 में फिर इलेक्शन हुआ और 2022 में भी आप देख लीजिएगा जिस तरीके से हमारा रिजल्ट आने वाला है। समाजवादी पार्टी के साथी क्यों बौखलाए हुए हैं? जिस तरीके से उनका क्षेत्र पंचायत में जो उनका नतीजा आया, जिला पंचायत में जो नतीजा आया, कस्बों में जो उनका नतीजा आया, उससे कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए हैं। उनको लगता था कि जनता उनको जो है सत्ता में बैठाने जा रही है, लेकिन इसी इलेक्शन को जो उन्होंने हाल के इलेक्शन को जो उन्होंने कहा कि सेमी इलेक्शन है, इसको हम जीत लेंगे बड़े आराम से। भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि उनके घर में कि धरातल पे कितने काम हुए और वो काम कितना उस जनता तक पहुंच पाए जो जनता आप उम्मीद करते हैं 5 साल बाद आपको वोट देगी। खैर, बड़ी चर्चा का विषय है। हम जरूर जितने भी उत्तर प्रदेश में समसामयिक विषय हैं उन पर चर्चा जरूर करते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी उनका पक्ष जानते हैं। फिलहाल आलोक जी, वक्त की सख्त कमी है, इजाजत चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण जी, उषा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंदु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।